प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हिंदी कोर का मॉडल सेट 2 का सेकेंड पार्ट का यह वीडियो है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में खंड क और खंड ख का उत्तर मैंने बता दिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र सभी का वीडियो मैंने बना दिया है। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। और साथ ही हिंदी कोर के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। आपके सहयोग से ही और भी बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। खंड ग है पाठ्य पुस्तक से, निम्नलिखित में किन्हीं एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ क है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसको आप लोग पढ़ लिए बच्चे, इससे क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर है प्रसंग है। यह प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रगतिशील कवि त्रिलोचन है। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। व्याख्या है इसका, कवि चंपा नामक लड़की की निरक्षरता के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। जब कवि पढ़ने लगता है तो वह वहाँ आ जाती है। वह उसके द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि इन काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियाँ कैसे निकलती है। वह अक्षरों के अर्थ से हैरान होती है। अब इसका काव्य सौंदर्य यहाँ लिखिए या विशेष लिखिए। इसका विशेष है, निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का बिंब सुंदर है। दूसरा, काले काले खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्राम्य भाषा का सुंदर प्रयोग है। सरल व सुबोध खड़ी बोली है। मुक्त छंद होते हुए भी लय है और अनुप्रास अलंकार है। ख नंबर क्वेश्चन है बच्चों, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर है प्रसंग। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से उद्धृत है। यह गजल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। इस गजल का केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। इसका व्याख्या है बच्चों, कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर है। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो ये पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके कारण उनका राज्य शांति से चलता है। दूसरे शेर में कवि कहता है कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही, इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरह उनका जीवन कट जाता है। अब इसमें काव्य सौंदर्य लिखिए या विशेष लिखिए। कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को कल्पना माना है। पाँव से पेट ढकना नई कल्पना है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। सफ़र जीवन यात्रा का पर्याय है, संगीतात्मकता है। सफ़र जीवन का पर्याप्त है, संगीतात्मकता है। ये 6 और 7 जो है बच्चों, ये 4 और 5 का ही रिपीट है, तो 6 और 7 को छोड़ दीजिएगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका क्वेश्चन है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। तो चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह प्रतीत है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार न टूटे। ख नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कवि अपनी गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है।
तो पहले शेर में चिराग शब्द का बहुवचन चिरांग का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है अत्यधिक सुख सुविधा से है। दूसरी बार यह एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है सीमित सुख सुविधाओं का मिलना। दोनों का ही अपना महत्व है। बहुवचन शब्द कल्पना को दर्शाता है, वहीं एक वचन शब्द जीवन की यथार्थता को दर्शाता है। इस प्रकार दोनों बार आया हुआ एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। ग नंबर क्वेश्चन है, आओ मिलकर बचाएं में कवित्री क्या बचाने की प्रेरणा देती है। तो इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत, यहाँ बृहत हो जाएगा, बृहत संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। वह कहती है कि निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है बच्चों, 3-3 मार्क्स का है। का नंबर क्वेश्चन है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। तो भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे जितना है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से है। ख नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सफलता करने का दोषी मानते हैं, क्यों। क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सहायता करने का दोषी मानते हैं, क्यों। तो आंसर है, रजनी ट्यूशन के रैकेट्स के बारे में निदेशक के पास जाती है, उसे बताती है कि बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे लोगों के बारे में बोर्ड क्या कर रहा है। निदेशक ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं दिया। वे सहज भाव से कहते हैं कि ट्यूशन करने में कोई मजबूरी नहीं है, कमज़ोर बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अगर कोई अध्यापक उन्हें लूटता है तो वे दूसरे के पास चले जाएं। शिक्षा निदेशक का यह जवाब बहुत घटिया व गैर जिम्मेदाराना था। वे ट्यूशन को बुरा नहीं मानते थे, उन्हें इसमें गंभीरता नज़र नहीं आती। वे बच्चों के शोषण को नहीं रोकना चाहते। ऐसी बातें कहकर वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहता है। फिर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ ना हरियाली है ना पेड़ है। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं। फिर है, शेखर जोशी अथवा निर्मला पुतुल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो शेखर जोशी की रचना है हलवाहा और दूसरा है साथ के लोग, और निर्मला पुतुल की रचना है अपने घर की तलाश में और दूसरा है क्या तुम जानते हो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आलो आनधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ ही कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किसी 2 समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करें। तो आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्या थी, जैसे बच्चों की जिम्मेदारी, अपने लिए काम की तलाश, अपने लिए छत की तलाश, अपने सम्मान की रक्षा, बच्चों का भविष्य इत्यादि। इनके साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे भी इस रचना के माध्यम से दिखाई देते हैं, जैसे बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, गरीबी। बेबी एक ऐसी महिला थी जो अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ रह रही थी। उस पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी। इसके अतिरिक्त अकेली स्त्री के रूप में भी स्वयं के मान सम्मान की रक्षा करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। 2 समस्याएं थी जो बेबी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न थी। पहला, बाल मजदूरी तथा गरीबी। बेबी को अपने बेटे को गरीबी के कारण किसी व्यक्ति के घर में काम करने के लिए भेजना पड़ा। बाल मजदूरी, यहाँ बाल हो जाएगा बच्चों,
ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होगा। बाल मजदूरी अपराध है मगर बेबी विवश है। आजकल बहुत से लोग होते हैं जो बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ की आबादी भी बहुत अधिक है। भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे आता है। जिन्हें नौकरी, रोटी, कपड़ा सरलता से नहीं मिल पाते, वे सब इस रेखा के अंदर आते हैं। इस तरह के हालात ऐसे लोगों में अधिकतर पाए जाते हैं जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है और कमाने वाले बहुत ही कम। परिणाम स्वरूप हालात ऐसे बन जाते हैं कि इन परिवारों के बच्चे छोटी छोटी उम्र में कमाने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं। छोटी उम्र में नौकरी करने के कारण वे बाल श्रमिक कहलाते हैं। लोग इनकी छोटी उम्र को देखते हुए इनसे काम अधिक करवाते हैं और पैसे कम देते हैं। पढ़ने की उम्र में रोटी के लालच में यह हर स्थान पर नौकरी करते देखे जाते हैं। अधिकतर गांव में रहने आए परिवारों, गरीब परिवारों, अशिक्षित परिवारों के बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। और दूसरा समस्या बच्चों, अशिक्षित स्त्री अपने अधिकारों से वंचित होती है। कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। समाज में अशिक्षित होने के कारण उसका शोषण सबसे ज़्यादा होता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो वह स्वयं को स्वावलंबी बना लेती है। इससे वह अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। इस तरह वह अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध कर स्वयं को बचा सकते हैं। स्त्री का शिक्षित होना समाज, देश व उसके स्वयं के विकास के लिए अति आवश्यक है। जिस स्थान पर स्त्री शिक्षित होती है वहाँ इतनी विषमताएं देखने को नहीं मिलती। हमें चाहिए कि स्त्रियों को नाम का आदर व सम्मान न देकर उन्हें जीवन में सही विकास करने व जीवन स्वतंत्र रूप से जीने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उनकी शिक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी देखी तो उसकी मना स्थिति कैसी थी? तो आंसर है बच्चों, बेबी को जैसे ही पैकेट में पत्रिका मिली उसे पत्रिका के पन्ने पर अपना नाम दिखाई दिया, आलो अंधारी बेबी हालदार। वह प्रसन्नता से झूम उठी। उसने अपने बच्चों से उसे पढ़वाया। बच्चे नाम पढ़कर हंसने लगे। उन्हें हंसता देख बेबी ने उन्हें अपने पास खींच लिया। तभी उसे तातुस की याद आई जिनकी प्रेरणा से उसने लिखना शुरू किया था। वह बच्चों को छोड़कर भागते हुई तातुस के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। तातुस ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। अगला है, तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न क्यों हो उठते थे? तो लेखिका जब तातुस को तातुस कहकर बुलाती थी तो वह बहुत खुश होते थे और कहते थे, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। इसी का 8वां क्वेश्चन है, लेखिका बेबी हालदार बाहर किसी व्यक्ति से बात क्यों नहीं करती थी? तो घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बात नहीं करती थी। उसने औरतों के बीच बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कहीं खड़ी भी होती तो वहीं बातें आरंभ हो जाती। कैसे रहती हो बच्चों के साथ अकेली? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है? अपरिचित भी उससे बातें करने का प्रयास करते थे मगर लेखिका उनका मतलब समझती थी। इसी कारण वह सभी से दूरी बनाकर रखती थी।